चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझा अभी तक। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट के जो दो टाइप थे ना, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, उन दोनों के बारे में भी समझा, कि जिसमें आखिरी में हम लोग स्टॉक मार्केट या तो शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज जो भी कहो, उसके बारे में समझ रहे थे। अब उसके आगे के पॉइंट्स अगर कंटिन्यू करें तो इसमें अब पहले हमारे कुछ एक दो कॉन्सेप्ट हैं, वो पहले क्लियर करें। कि जिनमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डीमेट अकाउंट। कि डीमेट अकाउंट क्या है। तो देखो, इनके बारे में अगर समझे ना, तो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि कंपनी जो भी शेयर इश्यू करती थी ना, पब्लिक उनसे शेयर खरीदती थी। तो कंपनी पब्लिक तक जो है वो शेयर्स पहुंचाती कैसे थी। आज के टाइम में तो चलो क्या कह सकते हैं भाई, कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। पहले तो ये सब नहीं था ना। तो कंपनी शेयर्स जो है वो पब्लिक तक, लोगों तक कैसे पहुंचाती थी। तो वो पोस्ट के थ्रू या समझो फिजिकल फॉर्म में उनके घर तक पहुंचाती थी। किसके भी थ्रू, कि अगर मैंने कोई कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो मेरे पास सबूत क्या, कि भाई कंपनी के शेयर मेरे पास हैं। तो एक सर्टिफिकेट तो होता है ना, जिसे शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। तो वो सर्टिफिकेट कंपनी जो है बाय पोस्ट वो मेरे घर तक पहुंचाती थी। तो जिससे मेरे पास एक सर्टिफिकेट रहता था कि हाँ, मैंने इस कंपनी के इतने शेयर खरीदे हैं। तो पहले, अब सोचो कि कंपनी जब ये हर एक के घर में शेयर्स पहुंचाती है, तो ये वर्क बहुत ही लेंदी वर्क हो जाता था पहले के टाइम में। सही बात है ना, क्योंकि घर घर जो है वो सबके घर में शेयर्स पहुंचाना, तो कोई एक थोड़ी, कोई कंपनी है तो कंपनी के शेयर्स पूरी इंडिया में कोई भी खरीदेगा, कोई भी कोने से खरीदेगा। और वहां तक जो है वो उनके शेयर्स पहुंचाना, तो ये बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाती थी। जिसकी वजह से सिर्फ शेयर्स थोड़ी, शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा, कितने सारी जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। कि ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स उनके घर घर पहुंचाना बाय पोस्ट या बाय कुरियर या किसी भी वे में, तो ये बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाती थी। अब सपोज मेरी ही कंपनी हो, जस्ट इमेजिन ना कि अगर मेरी ही कंपनी हो, और भाई लोगों ने कुछ जो है वो 1 लाख लोगों ने मेरे शेयर खरीदे हैं। तो आप इमेजिन करो, मुझे 1 लाख लोगों के घर पर बाय पोस्ट उनके शेयर्स पहुंचाने होंगे, ये सर्टिफिकेट पहुंचाना होगा। खाली एक डॉक्यूमेंट, वो एक डॉक्यूमेंट भी 1 लाख लोगों के घर पर पहुंचाना होगा। तो ये कोई इजी वे तो था नहीं, है ना, बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाती थी। तो इन सब का कुछ शॉर्ट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सोचा गया। और उन्होंने ये सोचा कि भाई ये जितने भी शेयर्स हैं ना, इनको फिजिकल फॉर्म से कट करके इनका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बनाया जाए। बरोबर, फिजिकल फॉर्म नहीं, फिजिकल फॉर्म मतलब कि भाई जो जैसे सर्टिफिकेट पहले हाथ में मिलता था, अब वैसे नहीं। अब घर घर नहीं भेजा जाएगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब कि ईमेल के थ्रू जो है वो उनको पहुंचा दिया जाएगा। किसी के घर पे बाय पोस्ट बाय कुरियर नहीं, सीधा ईमेल के जरिए पहुंचाना। तो इसे, जो फिजिकल सिक्योरिटीज, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाना, उसे, इस प्रोसेस को कहते हैं डीमटीरियलाइजेशन प्रोसेस। डीमटीरियलाइजेशन, तो डीमटीरियलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि भाई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करना। बराबर, और यही डीमटीरियलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म वो कहो डीमेट। बराबर ना, डीमटीरियलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म ही कहते हैं डीमेट। तो इसकी वजह से अब हर जगह पर 1996 से, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग, ये एक रूल बन गया कि अब किसी को भी कोई भी शेयर्स वगैरह खरीदने हो ना, तो उसे बैंक के अलावा दूसरा एक स्पेशल अकाउंट खुलवाना होगा। कि जहां, जिस अकाउंट में उनके सभी शेयर्स के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वहां पर ट्रांसफर किए जाएंगे। बरोबर, जिस अकाउंट को कहा गया, जिस अकाउंट को नाम दिया गया डीमेट अकाउंट। मतलब अब आज के टाइम में ऐसा रूल है कि अगर मुझे कोई कंपनी के शेयर खरीदने हैं, या शेयर मार्केट में मुझे अगर खरीदना या बेचना है, तो उसके लिए मुझे बैंक में एक स्पेशल अकाउंट खुलवाना होगा, जिस अकाउंट को नाम कहते हैं हम लोग डीमेट अकाउंट। बरोबर, मेरा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये अकाउंट्स नहीं चलते शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में एक अलग से अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं डीमेट अकाउंट। बरोबर ना, जहां डीमेट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ये शेयर्स का ही ट्रांजेक्शन होता है, सिर्फ शेयर का ट्रांजेक्शन, और किसी का भी नहीं।
मतलब मैंने कोई भी शेयर्स खरीदे ना, तो उसका सर्टिफिकेट, जो शेयर का सर्टिफिकेट होता है, जो सबूत होता है, ऑन द स्पॉट मेरे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, बरोबर ना। बाय मेल, ईमेल के थ्रू ऑन द स्पॉट मुझे वो शेयर मिल जाएगा, कोई पोस्ट, कोई कुरियर, किसी की झंझट नहीं। और अगर मैंने वो शेयर से बेचे किसी को, तो ऑन द स्पॉट मेरे कंप्यूटर में से या मेरे अकाउंट में से वो चीज़ें कट हो जाएगी, बराबर ना। मेरे अकाउंट में से उस शेयर के सर्टिफिकेट जो है वो हट जाएंगे, बराबर ना। तो शॉर्ट और सिंपल समझो तो ऐसा होता है कि कोई भी शेयर मार्केट में शेयर्स की लेन देन अगर करनी हो ना, तो उसके लिए हमें डीमेट अकाउंट खुलवाना कंपलसरी है, बराबर। इनके बारे में आगे भी एक पॉइंट है इसी चैप्टर में जो आज समझेंगे। पहले एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है, वो आता है डिपॉजिटरी। कि डिपॉजिटरी मतलब क्या, वो अब हम लोग समझे। तो डिपॉजिटरी मीन्स ये कहलाता है कि जैसे शेयर मार्केट का जो भी वर्क है ना, उसमें से मेन वर्क उनका ये आता है शेयर मार्केट का, कि सभी फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे स्टोर करना, उसे लोगों तक पहुंचाना, उन्हें मेल करना, ये इनका मेन वर्क है स्टॉक मार्केट का या तो शेयर मार्केट का, बराबर। जितने भी शेयर्स हैं उनका ईमेल तैयार करना, एक सर्टिफिकेट तैयार करना, लोगों तक पहुंचाना। तो ये वर्क के लिए जो भी दूसरी संस्थाएं उन्हें हेल्प करती है ना, जो संस्थाएं शेयर मार्केट को, या दूसरा सिंपल वे में कहो तो सेबी को, सेबी कहता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी को जो संस्थाएं हेल्प करती है ना इस वर्क के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं ये डिपॉजिटरीज। और सिंपल में अगर समझो तो ऐसा कहते हैं, देखो शेयर मार्केट है ना, ऑलमोस्ट हर जगह पर नहीं है। सुनना ध्यान से, शेयर मार्केट ऑलमोस्ट हर जगह पर नहीं है, बराबर। कि भाई हर छोटे छोटे शहर में या हर छोटे छोटे गांव में शेयर मार्केट नहीं पहुंचते। जैसे गुजरात में सबसे बड़ा अहमदाबाद में है, बराबर ना, अहमदाबाद एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज वहां पर है। दूसरे छोटे छोटे शहरों में अगर जाओ तो वहां पर ऐसे शेयर मार्केट नहीं मिलते। तो वहां के लोगों को अगर कुछ शेयर्स खरीदने या बेचने हो तो वो कहाँ पर जाए, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसी जगह, या कोई कहाँ पर पहुंचे, छोटे से गांव में, या भले कोई भी, अगर हमारे गुजरात का ही एक छोटा सा गांव भी समझो चलो, और उस गांव के लोगों को, या एक छोटा सा शहर है और उस शहर के कोई इंसान को अगर कोई शेयर्स खरीदने या बेचने हैं, तो वो कहाँ पे जाएगा, तो वो क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या तो फिर अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज या वहां तक पहुंचेगा। एक सिंपल सिंपल वे में बता रहा हूँ, तो क्या वो वहां तक जा सकता है, नहीं ना। तो ऐसे लोगों को भी अगर शेयर्स खरीदना या बेचना हो ना, तो फिर छोटी छोटी दूसरी संस्थाएं हेल्प करती हैं उन्हें, और वो संस्थाएं कहलाती हैं डिपॉजिटरी, बरोबर ना। वो डिपॉजिटरीज कहलाती हैं कि जिनमें वो शेयर मार्केट का सिर्फ समझो हेल्प करती है, लोगों को शेयर मार्केट से कनेक्ट करने का काम, मेन काम वो इनका है। हमारे इंडिया में अभी तक जो है वो मेनली दो डिपॉजिटरीज काम करते हैं। कितने, दो डिपॉजिटरीज वर्क करते हैं, एक NSDL और दूसरा CDSL। NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये दोनों ये दोनों जो है वो वर्क करते हैं, ये दोनों संस्थाएं, दोनों डिपॉजिटरीज वर्क करती हैं शेयर मार्केट का काम इजी बनाने के लिए। और इनके साथ जो दूसरे काम करते हैं ना, वो सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाते हैं, बरोबर ना। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं जो इनके साथ काम करते हैं, NSDL और CDSL के साथ, जिनमें बैंक आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, शेयर ब्रोकर आते हैं, बरोबर ना। ये सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाते हैं। अब पहले समझे कि भाई कैसे काम, सपोज अगर मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं कोई ऐसे गांव में रहता हूँ, भाई वहाँ पर जो है वो कोई शेयर मार्केट नहीं है, तो मुझे वहाँ पे डीमेट अकाउंट खुलवाना है, कंपनी के शेयर खरीदने हैं या बेचने हैं, तो मैं वहाँ पर कैसे प्रोसीजर करूँगा। तो वहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होंगे। क्या होंगे, डिपॉजिटरी नहीं, उसके अंडर काम करने वाले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, मैं उनके पास जाऊंगा, जैसे कोई बैंक, गांव में चलने वाली कोई बैंक जैसे होगी ना, BOB होगी, या जो है वो SBI बैंक, या जिस बैंक के साथ उनका टाई अप चलता हो, जिस बैंक के साथ उनका वर्क चलता हो, वो बैंक्स होगी वहां पर। तो मैं उस बैंक में जाऊंगा, वहां कहूंगा कि मुझे डीमेट अकाउंट खुलवा के दो और शेयर मार्केट के साथ कनेक्शन करवा के दो, कि भाई मुझे कभी भी शेयर्स खरीदने या बेचने हो तो भाई मुझे उनके साथ कनेक्ट करवा के दो। तो बैंक हमें डीमेट अकाउंट खोल के देगी वो,
वो फिर हमें कनेक्ट करवाएगी NSDL या CDSL के साथ, मतलब डिपॉजिटरी के साथ। वो डिपॉजिटरी फिर कनेक्ट करेगी शेयर मार्केट के साथ, और शेयर मार्केट फिर कनेक्ट करेगा हमें कंपनी के साथ। मतलब मुझे अगर जो है वो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं ना, तो उसके लिए मुझे इन सबके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे शहर में कोई शेयर मार्केट नहीं है, बराबर। तो इसलिए मुझे डिपॉजिटरी के पास जाना पड़ेगा, और डिपॉजिटरी के पास जाने के लिए भी मुझे पहले पहुंचना होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। अब समझ में आ रहा है ना? थोड़ी थोड़ी प्रोसीजर समझ में आ रही है ना, कि अगर मुझे शेयर्स खरीदने या बेचने हैं, ये वर्क करना है, तो पहले मुझे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाना होगा, वो जाएंगे डिपॉजिटरी के पास, वो जाएंगे शेयर मार्केट के पास, और शेयर मार्केट फिर कनेक्ट करता है हमें कंपनी के साथ, बराबर। अगर मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरे शहर में शेयर मार्केट है डायरेक्ट, तो मुझे फिर डिपॉजिटरी से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा शेयर मार्केट से कनेक्ट हो सकता हूँ ना, बराबर ना। तो ये NSDL और CDSL ये यही डिपॉजिटरी का वर्क करती हैं। NSDL CDSL दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों का वर्क यही है कि भाई जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स को हेल्प करना, जो भी शेयर्स हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तैयार करना, या शेयर्स खरीदने और बेचने में उन्हें मदद करना, बराबर ना। ये सभी काम NSDL और CDSL का है, सेम वर्क है दोनों का, जो आगे पूरे फंक्शंस में देखते हैं। दोनों में सिर्फ फर्क यही है कि जो NSDL है ना, वो NSDL NSC मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उनके साथ जुड़े हुए कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब कि भाई समझो छोटी मोटी संस्थाएं, छोटी मोटी बैंक, जैसे आपके आसपास आपने HDFC बैंक देखी होगी, ICICI बैंक देखी होगी, ये सब इनके साथ जुड़ी हुई होती हैं, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह काम करती है, बराबर ना। जैसे ICICI बैंक है वो NSDL के साथ जुड़ी हुई है, मतलब वो डिपॉजिटरी नहीं, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाई। अगर आपको शेयर्स वगैरह खरीदने हैं या उनके बारे में नॉलेज लेनी है, तो आप ICICI बैंक में जा सकते हो, वो आपको NSDL से कनेक्ट करेंगे, NSDL आपको शेयर मार्केट से कनेक्ट करेगा, बराबर ना। तो NSDL वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड उनके साथ जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं चलाती हैं, और CDSL, तो CDSL कौन चलाता है? तो CDSL बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उनके साथ जुड़ी हुई संस्थाएं या बैंक चलाती है। NSDL और CDSL में खाली यही फर्क है कि NSDL नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में काम करता है, और CDSL बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में काम करता है। बाकी दोनों का वर्क बिल्कुल सेम है। और क्या क्या वर्क करते हैं वो अगर समझें, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इनके फंक्शंस, डिपॉजिटरी सर्विसेज कि इनके फंक्शंस अगर समझें, तो इनके फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन आता है डिपॉजिटरीज का, तो डीमटीरियलाइजेशन एंड रीमटीरियलाइजेशन, डीमटीरियलाइजेशन एंड रीमटीरियलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या? तो डीमटीरियलाइजेशन मतलब कहलाता है कि वो हमारे पैसों का शेयर में कन्वर्ट करता है। हम जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में हमें शेयर देता है। शेयर्स मतलब खाली शेयर्स के सर्टिफिकेट, एक मेल आ जाता है ना, एक ईमेल आ जाता है हमारे पास, तो उसे डीमटीरियलाइजेशन कहते हैं। और रीमटीरियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारे शेयर्स हैं उसको फिर से मनी में कन्वर्ट कर देता है, फिर से पैसे में कन्वर्ट कर देता है, उसे रीमटीरियलाइजेशन कहते हैं, बराबर ना। डीमटीरियलाइजेशन और रीमटीरियलाइजेशन सिंपल वे में यही समझो कि जो हमारे रुपीस हैं, जो हमारे पैसे हैं, उन्हें शेयर्स में कन्वर्ट करना वो डीमटीरियलाइजेशन, और शेयर्स बेचने पर उन शेयर्स को फिर से रुपए में कन्वर्ट कर देना उसे कहते हैं रीमटीरियलाइजेशन। ये दोनों वर्क वो किसके हैं? डिपॉजिटरी के, बराबर ना। सिंपल वे में तो हमारे शेयर्स खरीदने और बेचने का काम उसमें ये हेल्प करता है। दूसरा, इजी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज एट लेस एक्सपेंस, बराबर। कि भाई पहले के टाइम में जो प्रॉब्लम होती थी ना, कि भाई जैसे मैंने बताया था, पोस्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचाना, कुरियर के थ्रू लोगों तक ये पहुंचाना, बराबर। तो वो जो कुरियर के खर्चे होते थे, पोस्ट के खर्चे होते थे, ये सब खर्चे अब बंद हो गए ना, अब तो खाली मेल के थ्रू पहुंचाना। और मेल का कौन सा खर्चा? ईमेल का खर्चा लगता है कभी? ये तो आप सबको पता है, कोई होता है नहीं ना। तो इसकी वजह से ये डिपॉजिटरीज जब से शुरू हुई है ना, ये NSDL और CDSL, तो वो हेल्प करती है कि इन्वेस्टर का खर्चा बचा देती है।
कि कम खर्चे में या तो बिल्कुल ज़ीरो खर्चे में इजीली सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र हो जाती हैं। मतलब मैंने कोई कंपनी के शेयर खरीदे तो ऑन द स्पॉट मेरे जो है वो मेल में आ जाता है कि हाँ भाई इन्होंने इतने शेयर्स खरीदे हैं, ऑन द स्पॉट वो मेल आ जाता है, बरोबर ना। तो उसी वर्क वर्क हो जाता है ना ये उसी टाइम पर, कि भाई बिना खर्चे के या एकदम कम खर्चे के जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं शेयर्स। ये काम इनका है डिपॉजिटरीज का। दूसरा आता है प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। प्रॉम्प्ट सेटलमेंट, प्रॉम्प्ट मतलब कि परफेक्ट एंड ऑन द स्पॉट सेटलमेंट। कि एनएसडीएल और सीडीएसएल ये हेल्प करते हैं कि भाई जो भी सेटलमेंट करना हो ना ट्रांजेक्शन का वो बहुत जल्दी हो जाए। आप लोगों को ये ध्यान होगा, चलो एक ऊपर ऊपर से आपको ये ध्यान होगा कि आपने टीवी में या कितनी बार शायद न्यूज़ में या कहीं पर देखा होगा, वो नहीं फ़ोन करते हैं अपने ब्रोकर को, जो शेयर मार्केट का वर्क करते हैं ना, वो अपने ब्रोकर को फ़ोन करते हैं कि भाई मेरे इतने शेयर खरीद लेना ना, वो कहता है मेरे इतने शेयर बेच लेना ना, करते हैं ना ऐसा वर्क, बरोबर। तो वो जैसे फ़ोन होता है या जो भी ऐसे वर्क होता है, तो उसमें क्या कभी वो ब्रोकर ऐसे कहता है कि भाई मैं मेरे ब्रोकर को फ़ोन करूं अगर कि भाई मेरे शेयर जो है वो इतने खरीद लेना, तो वो कहेगा कि हाँ चलो खरीदता हूँ यार, एक आध घंटे बाद खरीदूंगा। वो ऐसा कह सकता है? बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि एक घंटे में तो शेयर का प्राइस न जाने कितना ऊपर या नीचे हो सकता है, बरोबर। शेयर मार्केट में ऑन द स्पॉट जो है वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। भाई मैंने बोला अभी के अभी खरीद लो तो उसी मिनट में खरीद लेना चाहिए, बरोबर ना। उसी सेकंड में या उसी मिनट में जो है वो ट्रांजेक्शन पूरा हो जाना चाहिए। या मैं फ़ोन करूं अगर उनको कि भाई अभी के अभी मेरे शेयर्स बेच दो, तो उसी सेकंड या उसी मिनट में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर लेट करें तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसे कहते हैं ना प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसमें एनएसडीएल और सीडीएसएल वर्क करता है। ये हेल्प करता है, इनका सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है कि जहां पर कोई भी इन्वेस्टर जब भी वो शेयर्स खरीदना या बेचना चाहे तो ऑन द स्पॉट वो वर्क हो जाता है, बरोबर। इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा आता है रिकॉर्ड इन कस्टमर्स अकाउंट। कि कोई भी कस्टमर, मतलब हम इन्वेस्टर्स, जैसे मैं कोई शेयर्स खरीद रहा हूँ तो मैं कस्टमर ही कहलाया ना। तो उन कस्टमर्स के पास कितने शेयर्स हैं, कितने उसने नए खरीदे, कितने बेचे हैं, कितने उसको एक्स्ट्रा बोनस में कोई शेयर्स मिले हैं, या जो भी ट्रांजेक्शन हो ना उसका पूरा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक वे में, मतलब कि भाई इंटरनेट के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है, बरोबर। कि हर एक कस्टमर की पूरी पूरी डिटेल रिकॉर्ड की जाती है कि भाई उसने कब कितने कैसे कैसे शेयर्स खरीदे हैं। दूसरा फैसिलिटी टू मॉर्टेज। फैसिलिटी टू मॉर्टेज कि अगर एज ए इन्वेस्टर्स मैंने कोई शेयर्स खरीदे हैं और उन शेयर्स के बदले में अगर मुझे जो है वो लोन वगैरह चाहिए ना, तो वो शेयर्स को ही गिरवी रख कर, मॉर्टेज मतलब गिरवी रख कर मैं लोन ले सकता हूँ। ये फैसिलिटी भी वो देते हैं, बराबर ना। शेयर्स को गिरवी रख कर मैं लोन ले सकता हूँ, ये फैसिलिटी भी उनके थ्रू प्रोवाइड होती है। इसे कहते हैं फैसिलिटीज टू मॉर्टेज। मैंने कोई कंपनी के शेयर्स अगर खरीदे हैं, अब वो कंपनी तो मुझे पैसे नहीं देगी, मुझे अगर अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत पड़े तो मैं अपने ही शेयर गिरवी रख कर और उसके बदले में लोन ले सकता हूँ। या तो फैसिलिटी टू फ्रीज और क्लोज अकाउंट। कि कितनी बार ऐसे होता है कि अगर कोई जो है, कोई पर्सन, कोई इन्वेस्टर्स लॉन्ग टाइम तक जो है वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी तरह की उसकी एक्टिविटी नहीं है, तो उसका अकाउंट खुद ब खुद वो क्लोज कर देते हैं। कि जैसे 6 महीने 1 साल हो गया मैंने ना कोई शेयर खरीदे हैं ना बेचे हैं, कुछ भी नहीं, बराबर ना, कुछ भी नहीं है, तो वो कंपनी जो है वो एक बार नोटिस देकर, ये एनएचडीएल या सीडीएसएल, ये डिपॉजिटरीज, ये एक बार नोटिस देकर हमारा अकाउंट, हमारा डीमेट अकाउंट क्लोज करवा देगी कि अब ये कोई काम नहीं कर रहा है शेयर मार्केट में, तो इसका अकाउंट क्यों खुला रखें, बराबर। तो वो क्लोज कर देगी या तो फ्रीज करेगी। कि कितनी बार ऐसा हो कि अगर मैं 6 महीने तक समझो बाहर जा रहा हूँ, दूसरे देश में घूमने जा रहा हूँ, या दूसरा कोई वर्क है, या मैं अपने घर के कोई काम में बिजी हूँ 1 आध साल तक, और मैं शेयर मार्केट का अभी काम नहीं करूँगा, 1 साल बाद करूँगा, तो वो डिपॉजिटरीज को रिक्वेस्ट करके वो अकाउंट फ्रीज करवा सकते हैं। फ्रीज मतलब कि फिलहाल उसे रुकवा सकते हैं कि चलो इस साल में कुछ काम नहीं करूँगा, अगले साल ये काम करूँगा फिर, बरोबर। तो ये फैसिलिटी भी डिपॉजिटरीज देती हैं। या दूसरा रिकॉर्ड एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो पहले भी हमने बताया ना कि रिकॉर्ड रखना, जो भी जो है वो इन्वेस्टर्स वर्क करते हैं या जो भी जो है वो कंपनी काम करती है, उन सबकी इंफॉर्मेशन ये एनएचडीएल और सीडीएसएल, ये डिपॉजिटरीज वो अपने पास स्टोर रखती हैं।
और स्टोर रखना मतलब सिक्योर रखती है, ऐसे नहीं मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो दूसरे के पास पहुंचाना, इसे इन्फॉर्मेशन चोरी करना कहते हैं, वो काम इसमें नहीं होता। हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है कि मैंने कब कौन से कितने शेयर खरीदे थे, ये सब उनके पास सेफ रहता है कि भाई कोई लीक ना हो जाए मेरी इन्फॉर्मेशन। दूसरा, लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड क्लियरिंग हाउस, कि ये NSDL या CDSL ये डिपोजिटरीज, वो इन्वेस्टर और क्लियरिंग हाउस मतलब यहाँ पे समझो कि जो शेयर मार्केट कहलाया उनके बीच की लिंक है ये। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि अगर मैं डायरेक्ट शेयर मार्केट तक नहीं पहुँच सकता हूँ तो मैं पहले डिपोजिटरीज तक जाऊँगा, वो डिपोजिटरीज जो है वो शेयर मार्केट तक पहुँचाएंगे हमें। तो ये एक तरह की लिंक है ना हम इन्वेस्टर और क्लियरिंग हाउस के बीच में। एंड सर्विस थ्रू इंटरनेट, NSDL और CDSL वो दोनों कैसे काम करते हैं, तो इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं। इन दोनों की वेबसाइट बनी हुई है, आप लोग जो है वो खुद भी सर्च कर सकते हो। NSDL और CDSL की वेबसाइट है कि जिन वेबसाइट पे वो लोग अपनी पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, बरोबर। तो ये हमने डिपोजिटरीज के बारे में समझा ना। अब एक दूसरा पॉइंट आता है इसमें, जो पॉइंट है हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स कि अगर आपको कहीं पर कुछ भी शेयर्स खरीदने या बेचने हो तो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर करनी होगी, वो प्रोसीजर है पूरी, कि अभी तो चलो नहीं, लेकिन फ्यूचर में अगर आपको शेयर्स खरीदने या बेचने हैं, आपकी अगर इच्छा है ऐसी कोई, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर करनी होगी, उसके लिए यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो पॉइंट्स अगर हम लोग समझें तो देखो स्टेप्स दिए हुए हैं प्रोसीजर के, कि जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है टू ओपन अ डीमेट अकाउंट। सबसे पहली बात जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंक में आपका सेविंग या करंट अकाउंट नहीं चलेगा, अगर शेयर्स का ट्रांजेक्शन करना है ना तो आपको बैंक में डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा, बरोबर। तो चलो आपका अगर डीमेट अकाउंट तैयार हो जाए, वो खुल जाए, तो फिर सेकंड स्टेप आता है ऑर्डर टू बाय एंड सेल। उसके बाद आप है ना कोई एक क्या कह सकते हैं कि ब्रोकर के साथ कनेक्ट हो जाओगे। जब आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा तो वो पूरी प्रोसीजर ही आती है जिसमें आपका जो है वो कनेक्शन एक ब्रोकर के साथ होगा, कि एक ब्रोकर के जो आपके लिए जो है वो मीडिएटरी का काम करेगा, बीच में जो है वो काम करेगा आपका, कि आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स तो नहीं खरीद सकते, तो उस ब्रोकर को कहकर आप अपने शेयर्स खरीद या बेच सकते हो, वैसा ऑर्डर दे सकते हो। ऑर्डर टू बाय एंड सेल, कि चलो ऐसा हो कि भाई खरीदने का, बेचने का चलो अभी नहीं, तो ऑर्डर दे सकते हैं। मैं अपने ब्रोकर को, डीमेट अकाउंट खुल जाए ना तो अपने ब्रोकर को मैं फ़ोन करूंगा, चलो भाई अब से जो है वो मेरे इतने शेयर खरीद लो या इतने शेयर बेचो, मैं ब्रोकर को ऑर्डर करूंगा। और ये ऑर्डर कैसे होते हैं, तो ये ऑर्डर भी दो टाइप के होते हैं, समझना, ये ऑर्डर भी दो टाइप के होते हैं। एक आता है लिमिटेड ऑर्डर, दूसरा आता है मार्केट ऑर्डर। एक लिमिटेड और एक मार्केट ऑर्डर। लिमिटेड ऑर्डर क्या, तो लिमिटेड ऑर्डर वो कहलाता है कि जब जो है, जब जब भी कोई पर्सन या इन्वेस्टर वो ऑर्डर देता हो ना, वो पर्टिकुलर प्राइस स्पेसिफिक करके फिर जो है वो ऑर्डर देता हो, तो उसे लिमिटेड ऑर्डर कहते हैं। मतलब ऐसा कि अगर मुझे कोई कंपनी के शेयर खरीदने हैं, जैसे मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो मैं अपने ब्रोकर को फ़ोन करूंगा कि देख भाई अगर कंपनी के शेयर 100 रुपये से नीचे हो ना, भाई भले 99 भी हो, 100 से नीचे हो ना तो ही खरीदना, 100 से ऊपर हो तो खरीदना मत। तो इसे लिमिटेड ऑर्डर कहते हैं। भाई मैंने वैल्यू स्पेसिफाई की है, क्यों, शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है ना, उसमें मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि देखो भाई 100 से नीचे हो ना तो खरीदना उसे, या 100 से ऊपर प्राइस जाए तो मत खरीदना, बराबर। इसे लिमिटेड ऑर्डर कहते हैं। या बेचने के लिए भी मैं उसे अपने ब्रोकर को कह सकता हूँ, देख भाई प्राइस अगर 100 से ऊपर जाए तो बेचना, 100 से नीचे हो तो मत बेचना, बराबर। तो मैं एक फिक्स प्राइस उसे बोल सकता हूँ ब्रोकर को, तो उसे लिमिटेड ऑर्डर कहते हैं। और दूसरा आता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर वैसा कि जिसमें जो है वो कोई प्राइस फिक्स नहीं होती, जिसमें अभी जो प्राइस चल रही हो उसी पे ही खरीदना या बेचना हो। मैं खाली ब्रोकर को कह दूं कि भाई जितने में भी हो ना खरीद लो, बराबर, जो भी प्राइस हो, कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं, जितने में अभी चल रहा है ना अभी उसे खरीद लो, या बेचना हो तो अभी जितने में चल रहा है उतने में बेच दो, बराबर। तो इन प्रोसीजर में कैसा फिर से कहें तो पहले डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है, उसके बाद ऑर्डर देना उन्हें कि लिमिटेड या मार्केट जो भी ऑर्डर हो वो खरीदने या बेचने का ऑर्डर देना। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, फिर जो वो ब्रोकर होगा ना, वो ब्रोकर उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट मतलब कि उस पर इम्प्लीमेंट करेगा, उस पर काम करेगा, मतलब ब्रोकर ऑन द स्पॉट मेरे ऑर्डर के हिसाब से उतने शेयर खरीद लेगा या बेच लेगा,
मैंने बताया था ना पहले भी कि उस शेयर खरीदने में कोई एक आध घंटे का टाइम नहीं लगेगा ब्रोकर को, कि मैं ब्रोकर को बोलूं और ब्रोकर कहेगा कि भाई अभी तो मैं बिजी हूँ और जो है वो एक आध घंटे बाद तुम्हारे शेयर खरीदूंगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। वो ऑन द स्पॉट जो है वो आपके शेयर खरीद लेगा या बेच देगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नोट। उसके बाद जो है वो क्या होगा, तो आपका एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट नोट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट मतलब कि सपोज नाम ही है ना कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि जिसमें जो है वो क्लियरली सब लिखा हुआ होगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर सिंपल वे में कहो ना तो वो आपका एक तरह का बिल कहलाया। आप कोई मॉल में जाते हो और मॉल से जो है वो 10 टी शर्ट अगर खरीदते हो तो वो मॉल वाले आपको बिल बना के देते हैं ना, कि जिस बिल में सब लिखा हुआ होता है, उस मॉल का नाम, कितने की टी शर्ट है, कितने बजे खरीदी थी, वो टाइम, टैक्स कितना लगा, ये वो सब खरीदा, मतलब सब उस बिल में लिखा हुआ होता है कि नहीं। तो वैसे ही इस शेयर में भी एक कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार होता है कि जिसमें जिसमें सब डिटेल लिखी गई होती है कि आपने कौन से शेयर खरीदे हैं, उस शेयर का नंबर क्या है, उसका कितने का प्राइस है वो, बराबर, ब्रोकरेज कितना लगा, मतलब किसके थ्रू खरीदा है, उसको कितना ब्रोकरेज, कितनी दलाली दी है, उसके ऊपर टैक्स कितना लगा, ये पूरा एक बिल तैयार हो जाता है फिर। बराबर, ब्रोकर अगर आपका शेयर खरीदेगा या बेचेगा तो एक ये बिल तैयार होगा जिस बिल को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नोट कहते हैं। फिर उसके बाद हो जाएगा सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, ये एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी स्टॉक मार्केट काम करता है ना, वो स्टॉक मार्केट जनरली सुबह से शाम तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक काम करता है। सुबह 10 बजे जो है वो शेयर मार्केट एग्जैक्टली शुरू हो जाता है, शाम को 4 बजे वो एग्जैक्टली बंद हो जाता है। बराबर। अब पूरे दिन में जो भी ट्रांजेक्शन आपका हुआ है ना, उस ट्रांजेक्शन को शाम को 4 बजे से पहले आपको वो सेटल करना होता है। बराबर ना, शाम को 4 बजे से पहले उस दिन के अंदर में ही आपको वो सेटल करना होता है। बराबर, कि जो अगर सेटलमेंट ना हो ना, तो सेटलमेंट अगर ना हो तो आपका पूरा ट्रांजेक्शन उस दिन का कैंसिल करवा दिया जाता है। मतलब अगर पूरे दिन में सपोज कि पूरे दिन में मैंने जो है वो बहुत सारे शेयर खरीदे, कुछ शेयर बेचे भी हैं, फिर कुछ खरीदे कुछ बेचे, सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक बहुत सारा वर्क हुआ। बराबर। अब शाम के एंड में जो है वो पूरा एक बिल तैयार हुआ पूरे दिन का मेरा, कि अब मुझे जो है वो कुछ 20,000 रुपये देने हैं उनको, है ना, शेयर मार्केट में 20,000 देने हैं क्योंकि मैंने इतने सारे शेयर खरीदे बेचे, तो चलो इतनी अमाउंट हुई। तो अब आखिरी में जो सेटलमेंट करना है ना, 20,000 देने हैं, तो मुझे अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू शाम में 4 बजे से पहले जो है वो 20,000 रुपये अपने बैंक में जमा करवा देने हैं। तो शेयर मार्केट खुद ब खुद मेरे बैंक में से वो पैसे कट कर देगी। बराबर ना, वो सेटलमेंट करना होगा। अगर बाय चांस 4 बजे से पहले या मतलब उस टाइमिंग से पहले मैंने पैसे जमा नहीं किए ना, तो मेरे पूरे शेयर कैंसिल हो जाते हैं, पूरे दिन का ट्रांजेक्शन वेस्ट हो जाता है। और उसमें कोई भी जो है, क्या कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर कोई भी तरह की बातचीत या ऐसा नहीं चलता कि यार आज पैसे नहीं है चलो कल देंगे या फिर उसके बाद देखेंगे कुछ, ऐसा वहाँ चलता नहीं है। बराबर ना, शेयर मार्केट एकदम स्ट्रिक्टली वर्क करता है कि भाई जो है रूल्स वो सबके लिए सेम रहेगा, किसी के भी लिए अलग नहीं। तो इसलिए नंबर 5 का ये स्टेप आता है, वो आता है सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, कि भाई ट्रांजेक्शन शाम तक सेटल कर देना उसे। जब आप सेटल करोगे तो फिर नंबर 6 का स्टेप आता है पेमेंट ऑफ अमाउंट एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी, कि उसके बाद सेटल हो जाए तो वो अमाउंट क्लियर हो जाता है। बराबर ना, कि वो अमाउंट टोटली क्लियर हो जाता है। मतलब जैसे भाई मुझे शाम तक बैंक में 20,000 जमा करने थे, तो वो मैंने जमा कर दिए 20,000। बराबर, अब वो जमा कर दिए तो उसके बाद नंबर 6 में पॉइंट आता है ना पेमेंट ऑफ अमाउंट, कि भाई वो अमाउंट जो है वो पे हो जाती है, मेरे बैंक में से खुद ब खुद उतने पैसे कट हो जाते हैं। या अगर मिलना हो मुझे, शायद कट ना करना हो तो मिलना होगा, तो अगर मिलते हो तो शाम को उतने पैसे मुझे पूरे मिल जाएंगे। बराबर, एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज, और पूरी सिक्योरिटी की डिलीवरी आ जाएगी पूरे दिन में, जितने भी शेयर खरीदे बेचे ये वो बाकी सब शेयर ईमेल के थ्रू मुझे मिल जाएंगे ऑन द स्पॉट। एंड नंबर 7, इन्फॉर्म टू कस्टमर ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, कि आखिरी में आता है फिर ब्रोकर जो है वो अपने कस्टमर को, मतलब कि सपोज अगर मैंने ब्रोकर को जो फ़ोन किया था, तो वो आखिरी में मुझे फ़ोन करेगा कि देखो भाई तुम्हारे बैंक में से इतने पैसे कट हो गए या इतने पैसे जमा हो गए, अकाउंट सेटल हो गया, और भाई तुम्हें सब शेयर जो है वो मेल कर दिए हैं भाई, आज का आज ख़त्म, अब कल का फिर
कल देखेंगे, बराबर ना। शेयर मार्केट में हर दिन नया होता है, कोई भी दिन बाकी नहीं रखेंगे कि चलो आज पैसे लेना देना बाकी है तो कल देखेंगे, कोई कल नहीं देखेंगे, आज का आज ही पूरा करना है। तो आखिरी में ब्रोकर जो है वो इन्फॉर्म कर देता है कस्टमर को, देखो भाई आज का तुम्हारा कामकाज सब क्लियर हुआ, कुछ बाकी नहीं है, अब कल का फिर कल देखेंगे, बराबर ना। तो ये पूरी प्रोसीजर आती है, जब भी आपको शेयर खरीदने या बेचने हो तो उसके लिए कंप्लीट यही प्रोसीजर चलती रहती है, ठीक है। अब उसके बाद आखिरी एक पॉइंट आता है, वो आता है सेबी। सेबी के बारे में समझे, जो पूरे चैप्टर में सेबी 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 नाम पढ़ते रहे थे, तो अब उस सेबी के बारे में समझे ना। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी की शुरुआत 30 जनवरी 1992 को हुई थी। 30 जनवरी 1992 तब शुरुआत हुई थी। सेबी एक छोटी सी संस्था की तरह काम हुआ था उसका, लेकिन अब सेबी जो है वो एक मेन ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है सभी शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। आप जैसे समझो कि भाई इंडिया में जितनी भी बैंक है, सब बैंक को कंट्रोल कौन करता है? सब बैंक के ऊपर एपेक्स बैंक वो कौन सी है? तो हम लोग कहते हैं ना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसी तरह से इंडिया में जितने भी शेयर मार्केट चलते हैं ना, सपोज अहमदाबाद में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, या कहीं पर भी हो, कि भाई जो भी शेयर मार्केट चलते हैं तो उन सभी शेयर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? तो सेबी कंट्रोल करती है, बरोबर ना। सेबी की मेन ऑफिस कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है। मेन उनके ऑफिस वो वहाँ पर हैं, जहाँ से वो पूरे इंडिया के सभी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, सेबी जब शुरू हुई थी तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि जो भी इन्वेस्टर्स है ना, मतलब नॉर्मल हम आम लोग, हम लोग जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसे वहाँ पर सिक्योर रहें। ये सेबी का मेन काम है कि किसी के भी पैसे वहाँ पर चोरी ना हो, लुट ना जाए, ये ध्यान रखती है। दूसरा ये काम करती है कि भाई कंटिन्यूसली ये शेयर मार्केट डेवलप करता रहे, शेयर मार्केट आगे बढ़ता रहे, ये काम इसका है, बराबर ना। दूसरा ये कि भाई सभी शेयर मार्केट के लिए अलग अलग रूल्स बनाना, जो सबके लिए एप्लीकेबल हो ऐसे रूल्स बनाना, वो काम भी सेबी का है। और ऐसे ये काम अगर इनके डिटेल में समझे तो यहाँ इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं, कि जैसे फंक्शंस में देखो, पूरे चैप्टर में हमने ये सब फंक्शंस देखे ही हैं, फिर भी यहाँ पर वो अलग से दिए हुए हैं कि इनके फंक्शंस अगर समझे ना, तो सबसे पहला फंक्शन आता है, वो आता है टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। कि स्टॉक एक्सचेंज में सभी बिजनेस, मतलब जो भी कामकाज चल रहा है ना, उसे रेगुलेट करना, उसे चेक करते रहना, कि भाई स्टॉक मार्केट में जो भी लोग काम करते हैं, जैसे ब्रोकर हुए, सब ब्रोकर हुए, मर्चेंट बैंकर्स हुए, कंपनियां जो काम करती हैं, वो सभी रूल्स रेगुलेशन से काम करती है या नहीं, काम कर रही है या नहीं, ये चेक करते रहना, ये काम सेबी का है। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। जो मैंने बताया कि जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब हम जैसे लोग जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट बनाए रखना, बराबर ना। आप देखो, एक सीधी सी बात है कि अगर मैंने जो है वो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए या शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए, और मेरा अगर एक्सपीरियंस खराब हो गया, मेरा अगर एक्सपीरियंस खराब हो कि यार मैंने तो पैसे इन्वेस्ट किए थे ना, वो जो शेयर मार्केट वाले ब्रोकर है ना, वही मेरा सब पैसा खा गया, बराबर, मेरे तो सब पैसे डूब गए। तो अगर किसी के साथ खराब एक्सपीरियंस हो गया, तो क्या दूसरी बार वो कभी पैसे इन्वेस्ट करेगा? मेरे साथ अगर खराब एक्सपीरियंस हुआ तो क्या मैं दूसरी बार पैसे इन्वेस्ट करूंगा? कभी नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, भी कौन से भी भाई जाए वो जो भी करना हो उसे, मैं पैसे नहीं इन्वेस्ट करने वाला। सही बात है ना ये। और अगर सबके साथ ऐसा खराब एक्सपीरियंस हो तो कोई भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, और अगर कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा तो शेयर मार्केट चलेगा कैसे? शेयर मार्केट नहीं चलेगा तो कंपनी को कैसे पैसे मिलेंगे? और अगर कंपनी को पैसे न मिले तो फिर पूरे ये कंट्री का जो है वो पूरा सिस्टम कैसे चलेगा? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, करोड़ों की कंपनियां कैसे काम करेगी? सही बात है ना। तो वो पूरी लिंक है ना इस सेबी के साथ जुड़ी हुई है। तो सेबी हमेशा ये ध्यान रखती है कि जो भी इन्वेस्टर्स है ना, उनका इंटरेस्ट बना रहे, उन्हें इस शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आना चाहिए, इस शेयर मार्केट में उन्हें हमेशा फ़ायदा मिलना चाहिए, तो ही वो कंटिन्यू इन्वेस्ट करेंगे। अगर मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैं दूसरे भी 5 लोगों को बोलूँगा कि यार देखो, मुझे तो इतना फ़ायदा हुआ है, तुम भी करो। दूसरे 5 भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को, कंपनी को ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलते जाएंगे ना। तो इसलिए इन्वेस्टर्स का ध्यान रखने का काम वो ये सेबी करती है।
दूसरा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जो इंटरमीडियरीज होते हैं मतलब जैसे बैंकर, ब्रोकर, सब ब्रोकर, रजिस्ट्रार ऑफ सिक्योरिटीज, मॉनिटर्स, ये सब इंटरमीडियरीज, बीच में सिंपल वे में आप लोग कहते हो वो ब्रोकर्स। तो इन ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन करते हैं। पता है आप लोग भी फ्यूचर में कभी भी शेयर्स की लेन देन करो ना अगर, तो पहले ध्यान देना कि जिस ब्रोकर के साथ आपका कांटेक्ट होता है ना, कि जिस ब्रोकर के साथ आपको बात करनी है वो ब्रोकर सेबी में रजिस्टर्ड है या नहीं, वो पहले उनसे लाइसेंस मांगना कि आपका लाइसेंस देखा हो ब्रोकर का, बरोबर ना। वो लाइसेंस बनाने का काम सेबी करती है कि जिससे कोई भी इलीगल वर्क ना करे, बरोबर। दूसरा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, कि भाई शेयर्स और डिबेंचर्स और इनके अलावा म्यूचुअल फंड जो चलते रहते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड का भी रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन वो ये सेबी करती है कि भाई लोग जो है वो अगर शेयर्स या डिबेंचर में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो वो म्यूचुअल फंड में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड सिंपल वे में अगर अभी मैं समझाऊँ ना, तो म्यूचुअल फंड मतलब कहलाता है कि भाई शेयर का सेविंग अकाउंट। आप लोग सेविंग अकाउंट बैंक में खुलवाते हो ना, जब मन में आए तब जो है वो पैसे डालते हैं, जब मन में आए तब पैसे निकाल लेंगे, बराबर ना, अपने हिसाब से। इच्छा हुई तो चलो 100 रुपये भी भले बैंक में डाल के आए, है ना, इच्छा हुई तो 10,000 भी डाल के आए, अपनी इच्छा के हिसाब से। तो समझो म्यूचुअल फंड वैसा है। शेयर्स में वैसा नहीं होता। शेयर्स और डिबेंचर खरीदो मतलब रूल्स होते हैं कि आप इतने ही शेयर खरीद सकते हो और वो शेयर के पैसे आपको 4-5 साल बाद में मिलेंगे। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं। म्यूचुअल फंड सेविंग अकाउंट की तरह है कि अगर आपने जो है वो पैसे डाले हैं तो आपको जब इच्छा हुई तब वापस निकाल भी सकते हो म्यूचुअल फंड से, जब इच्छा हुई तो और पैसे डाल भी सकते हो। तो इन म्यूचुअल फंड को भी कंट्रोल करने का काम सेबी करती है। दूसरा, टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट ट्रेड। फ्रॉडलेंट ट्रेड मतलब कि कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी गलत या इलीगल वर्क इसमें ना करे, ये भी चेक सेबी करती है। टू कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, कि अगर कोई भी ब्रोकर गलत काम, इलीगल काम करता है या किसी के साथ वो बेईमानी करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल करवा देती है। कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, कि सेबी को ये राइट है, ये पावर है कि अगर कोई भी ब्रोकर गलत काम करता है तो उसका लाइसेंस ऑन द स्पॉट कैंसिल करवा देना। देन टू रेगुलेट द मर्जर एंड टेक ओवर ऑफ द कंपनीज, कि कोई भी कंपनी अगर जो है वो दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करती है, मतलब दो कंपनीज आपस में जुड़ गई, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, कि सपोज रिलायंस कंपनी ने दूसरी कंपनी नहीं खरीद ली, तो ये सभी इंफॉर्मेशन है ना सेबी वो अपनी वेबसाइट पर रखती है, लोगों तक पहुंचाती है कि देखो भाई वो कंपनीज ऐसा ऐसा काम कर रही है। क्योंकि कंपनी के एक भी काम की वजह से उसके शेयर का प्राइस बहुत ऊपर या नीचे जा सकता है। कोई दो कंपनी साथ में जुड़ गई तो पॉसिबिलिटीज़ है कि उनके शेयर का प्राइस या एकदम ऊपर हो जाएगा या एकदम नीचे हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो कोई कंपनी किसी के साथ जुड़े, मर्ज हो, या तो कोई कंपनी टेक ओवर करे, तो ये सब इंफॉर्मेशन भी सेबी अपने पास रखती है और लोगों तक पहुंचाती है। देन गाइडेंस विथ रेफरेंस टू पब्लिक इश्यूज। दूसरा जो है, कोई भी पब्लिक इश्यूज हो ना, मतलब कोई भी कंपनी को, कोई भी इन्वेस्टर्स को, कोई भी पर्सन को कोई भी तरह का इश्यू हो तो उन्हें पर्टिकुलर गाइडलाइंस देती है। एज अ न्यू इन्वेस्टर, मैं अगर पहली बार कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उसके लिए पर्टिकुलर गाइड वो ये सेबी हमें प्रोवाइड करती है। देन सेल्फ रेगुलेशन, कि ये जो है वो सेल्फ रेगुलेशन यूनिट है, बराबर ना। सेल्फ रेगुलेशन मतलब कि भाई खुद वर्क करती है और दूसरों को भी ये समझाती है कि भाई जितना हो सके जो है वो सेल्फ रेगुलेट रहो। मतलब आज के टाइम में पता है ऐसा पॉसिबल हो चुका है कि अगर हमें कोई भी कंपनी के शेयर खरीदने बेचने हैं, मतलब कंपनी के साथ अगर मुझे डील करनी है, तो उसके लिए जो है वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर ब्रोकर की अगर मुझे क्या कह सकते हैं नीड न करनी हो ना, तो भी मैं कर सकता हूँ। मतलब बिना ब्रोकर के भी मैं खरीद या बेच सकता हूँ। आज के टाइम में क्या कह सकते हैं, मोबाइल के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू ये पॉसिबल है। और ये काम ये सेबी करवाती है, ऐसे नए नए डेवलपमेंट करने का काम इनका है। देन मेंटेनिंग स्टॉक एक्सचेंज एज एन एफिशिएंट मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज को परफेक्ट मार्केट बनाने का काम वो सेबी का है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि स्टॉक एक्सचेंज पूरे रूल्स रेगुलेशन से काम करता है, कि एक भी पॉइंट इधर से उधर स्टॉक एक्सचेंज नहीं करता। सुबह 10 बजे मतलब एग्जैक्ट 10 बजे शुरू हो जाता है, 4 बजे मतलब 4 बज के 1 मिनट भी नहीं होता, एग्जैक्ट टाइम पे क्लोज हो जाता है।
तो ये तो खाली टाइमिंग का रूल, ऐसे तो बहुत सारे उनके रूल्स हैं जो परफेक्ट रूल से वो काम करते हैं। तो और ये मेंटेन कौन करता है रूल, तो सेबी मेंटेन करता है। देन इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, दूसरा हर स्टॉक मार्केट जो भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड रखता है ना, जो भी अपनी इंफॉर्मेशन रखता है, तो वो इंफॉर्मेशन, वो बुक्स का इंस्पेक्शन मतलब उसकी चेकिंग सेबी करता रहता है। मतलब सेबी आए दिन हर एक जगह पर, जैसे अहमदाबाद में है स्टॉक एक्सचेंज, तो वहाँ पर जाकर चेक करता रहता है कि भाई यहाँ पर सब इंफॉर्मेशन बरोबर है कि नहीं, है ना, सब लीगली काम करते हैं या नहीं वो। दूसरा भी वही मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, उन्हें मॉनिटर करता रहना, उन्हें चेक करता रहना कि हर कोई बरोबर काम कर रहा है या नहीं। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उन्हें गाइडेंस देना, उन्हें समझाना या उनके ऊपर लीगल एक्शंस लेना, ये काम सेबी का है। दूसरा गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस भी पहले आया कि जब भी मार्केट में कोई नई चीज़ होती है, कोई नए चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या गाइड देना, वो भी सेबी का काम है। देन टू ऑब्टेन एनुअल एंड पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स और पीरियोडिकल रिपोर्ट्स तैयार करना। सेबी ने पूरे साल में क्या क्या काम किया, सेबी जो है उसकी वजह से पूरे इंडिया में शेयर मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, ये सब एनुअल रिपोर्ट, जैसे हर कंपनी अपना फाइनल अकाउंट तैयार करती है कि नहीं, वैसे सेबी भी अपनी एनुअल रिपोर्ट तैयार करती है और लोगों तक पहुंचाती है। वो अपनी वेबसाइट पे, अपने जो है वो न्यूज़पेपर पे या कितनी बार टीवी पर इन्हें पब्लिश करवाती है कि लोगों को पता चले कि सेबी ने पूरे साल में क्या क्या काम किया। एंड देन रिसर्च वर्क, और सेबी हमेशा रिसर्च वर्क करती रहती है, मतलब नए नए रिसर्च करती रहती है, नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है कि जिससे जो है वो उसका वर्क और ज़्यादा बेटर होता रहे। बराबर ना, कि जैसे पहले जो है वो हाथ से शेयर्स बनते थे फिजिकल फॉर्म में, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए। पहले जो है वो खाली फ़ोन पे बात होती थी, अब मोबाइल एप्लीकेशन पे भी ये चलता है। बराबर ना, टीवी पे हर सेकंड में जो है वो इनकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो ये सब नए नए जो डेवलपमेंट है ना, ये काम भी, ये रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, ये काम भी सेबी का है। बराबर, समझ आई बात। तो देखो, आज जैसे हमने ये चैप्टर में इनके पॉइंट्स देखे ना, शेयर मार्केट और उनके रिलेटेड पॉइंट्स, अब ऐसे ही ओसी के जो दूसरे चैप्टर्स हैं, दूसरे टॉपिक्स हैं, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।